Hello everyone. Today I am going to discuss about parentage under Muslim law. In this lecture I am going to discuss about concept of legitimacy and how legitimacy will be established through acknowledgement. So I am going to discuss about what is parentage. Parentage is a legal relationship between parent and child. जो भी लीगल रिलेशनशिप हो बिटवीन चाइल्ड और पेरेंट के बीच का होता है वो पेरेंटेज के नाम से जाना जाता है। पेरेंटेज में दो चीज़ें इंक्लूड होती वो है पैटर्निटी और मैटर्निटी। मैटर्निटी होती है मदर और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप को मैटर्निटी बोला जाता है और फादर और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप को पैटर्निटी बोला जाता है। तो पेरेंटेज जो है वो दो चीज़ों से मदर फादर के रिलेशनशिप चाइल्ड के साथ के रिलेशनशिप को ही पेरेंटेज बोला जाता है। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स लीगल, अगर चाइल्ड और बच्चे के बीच चाइल्ड और पेरेंट के बीच के रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप है तो उससे कुछ सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज़ अवेलेबल होते हैं एक दूसरे के प्रति, जैसे कि इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, ये सभी राइट्स अराइज होते हैं जब पेरेंटेज जो है वो लीगल रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। तब अंडर मुस्लिम लॉ हाउ मैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड हम लोग जानेंगे। इसमें सिया और सुन्नी के बिलीफ अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू सुन्नी जो मैटर्निटी होती है तब इस्टेब्लिश होती है कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ से जन्म लेता है तो वो उसकी मैटर्निटी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है इन रिस्पेक्टिव कि उसका जन्म जो है वो किस रीज़न से हुआ है, आइदर लीगल वैलिड मैरिज से हुआ है या फिर रिजल्ट ऑफ एडल्ट्री से हुआ है या इलीगल रिलेशनशिप से हुआ है। वहाँ पर मैटर नहीं करता रीज़न की किस रीज़न से उस बच्चे का जन्म हुआ है। वहाँ पर जो बच्चा जन्म लिया है अपनी माँ से उसको उसकी मैटर्निटी वहीं पर इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। बट सिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर रीज़न मैटर करता है। अगर बच्चा लॉफुल मैरिज से जन्म नहीं लेता है तो वहाँ पर उसकी मैटर्निटी नहीं इस्टेब्लिशमेंट होती है। सुन्नी लॉ में जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड का जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की मैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट होती है और वो अपनी मदर की प्रॉपर्टी में ही सिर्फ इनहेरिट कर सकता है। बट सिया में इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो मैटर्निटी भी उसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है और ना ही उसकी पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट होती है और वो इनहेरिट ना तो अपने मदर की प्रॉपर्टी में ना तो अपने फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी। बट सुन्नीज़ में क्या है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड की मैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट होती है इन रिस्पेक्टिव उसका रीज़न ऑफ बर्थ। अब है हाउ पैटर्निटी इज स्टैब्लिश्ड अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में पैटर्निटी कैसे इस्टेब्लिशमेंट होती है तो फर्स्ट है कि देयर मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिटवीन द फादर एंड द मदर ऑफ द चाइल्ड। अगर वैलिड मैरिज होती है मदर और फादर ऑफ द चाइल्ड के बीच में तब वो पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। द मैरिज में बी वैलिड और इरेगुलर। मैरिज जो है वो इरेगुलर भी से भी पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है और वैलिड मैरिज से, बट इट डज़ नॉट बिकम वाइड मैरिज से नहीं होनी चाहिए। अगर वाइड मैरिज से वो बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस समय पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। वैलिड और इरेगुलर एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर इरेगुलर का एग्जाम्पल है कि अगर 4 भी वाइफ्स हैं मुस्लिम लॉ में 4 मैरिज एक्सेप्टेबल होता है। अगर 5th मैरिज से कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो 5th मैरिज जो है इरेगुलर मैरिज कंसीडर की जाती है। तो अगर 5th मैरिज से कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, 5th वाइफ से कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसकी पैटर्निटी भी इस्टेब्लिशमेंट होती है। वाइड मैरिज का एग्जाम्पल क्या है कि वाइड मैरिज में अगर वाइफ जो है वो नॉन इस्लामिक रिलीजन को बिलीव करती है और उससे हस्बैंड ने शादी करती है और उससे चाइल्ड का बर्थ होता है तो वहाँ पर वो मैरिज वाइड मैरिज होती है बिकॉज नॉन इस्लामिक से शादी नहीं हो सकती अंडर मुस्लिम लॉ।
Jurists consider that the minimum duration from the existence of a valid marriage contract to the birth of the child is 6 months. अगर jurist जो है consider करते हैं कि valid marriage होने के बावजूद अगर within 6 months में बेबी होता है तो उसकी paternity establishment नहीं होगी. आफ्टर 6 months के बाद ही अगर उसका जन्म हो रहा है तभी paternity establishment होगी. A child born out of zina can not be legalized. अडल्ट्री से अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहाँ पर पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी. सुन्नीज़ में हम लोग ने क्या जाना कि वहाँ पर अगर एडल्ट्री से बच्चे का जन्म हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी मैटरनिटी इस्टेब्लिशमेंट होगी, बट अकॉर्डिंग टू सिया वहाँ पर मैटरनिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी अगर एडल्ट्री से बच्चे का जन्म हो रहा है. बट यहाँ पर ना तो सिया में ना तो सुन्नी में पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट होगी अगर बच्चे का जन्म एडल्ट्री के रिजल्ट से हुआ है. इन केस ऑफ हबीब बार रहमान चौधरी वर्सेस अल्ताफ़ अली चौधरी 1919. फोर्थ फॉर्म है पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक्नॉलेजमेंट, जिसको अभी हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. अगर एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस, अगर हस्बैंड के द्वारा एक्सेप्ट और एडमिट कर लिया जाता है कि दैट चाइल्ड बॉर्न टू हिज वाइफ हिज ओन, अगर एक्नॉलेजमेंट किया जाता है या एक्सेप्ट या एडमिट कर लिया जाता है हस्बैंड के द्वारा कि जो बच्चा उसकी वाइफ से हुआ है वो उसका है, इवन कि उसकी चाइल्ड जेनेटिकली उस बच्चे की पैटर्निटी डाउटफुल है, बट अगर हस्बैंड जो है आप एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, तो वहाँ पर उसकी पैटर्निटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है अंडर मुस्लिम लॉ. अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी इन मुस्लिम लॉ. लेजिटिमेसी की कॉन्सेप्ट क्या है अंडर मुस्लिम लॉ? ए पर्सन बॉर्न इन लॉफुल मैरिज इज सेड टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द स्पाउस. अगर कोई बच्चा लॉफुल मैरिज से आउट ऑफ लॉफुल मैरिज से जन्म लेता है पार्टनर्स के बीच तो वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा. सो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि चाइल्ड वैलिड मैरिज का एग्जिस्टेंस, किसी भी बच्चे की लेजिटिमेसी डिपेंड करती है कि एक वैलिड मैरिज का एग्जिस्टेंस होना. यहाँ पर वैलिड मैरिज का एग्जिस्टेंस होना किसी भी चाइल्ड की लेजिटिमेसी के लिए मैटर करता है. स्पेशल नोट्स रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी को प्रिज्यूम करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हैं चाइल्ड बॉर्न विद इन 6 months आफ्टर द मैरिज, द चाइल्ड इज इलेजिटिमेट अनलेस द फादर एक्नॉलेज द चाइल्ड. अगर किसी भी मैरिज के विद इन 6 months बच्चे का जन्म होता है तो उसको इलेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर फादर जो है, जो हस्बैंड है, वो वहाँ पर अगर उसको एक्नॉलेज कर देता है, एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो बच्चा है उसकी वाइफ से वो मेरा है, तो वो लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो इलेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा. अगर बॉर्न आफ्टर 6 months फ्रॉम, सेकेंड है ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज इज प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट. अगर कोई बच्चा आफ्टर मैरिज के 6 महीने बाद पैदा होता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, अनुमान कर लिया जाएगा कि वो आउट ऑफ दैट वैलिड मैरिज से बॉर्न हुआ है और वो लेजिटिमेट चाइल्ड है उस कपल का. थर्ड है ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज लेजिटिमेट. जो डिसोल्यूशन, मैरिज ख़त्म होने के बाद जो बच्चे का जन्म होता है उसके लिए अंडर मुस्लिम लॉ में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग लिमिटेशन दी गई है कि कब कब उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा. सो अंडर सिया स्कूल ए बॉर्न विद इन 10 months, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से 10 month के विद इन 10 month में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा. अंडर हनाफी स्कूल इफ चाइल्ड बॉर्न विद इन 2 years, अगर बच्चे का जन्म 2 साल के अंदर होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा. और अंडर सफ़ी एंड मल्की स्कूल अगर बच्चे का जन्म फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से 4 years, विद इन 4 years में होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा. ये अलग अलग सब स्कूल्स के लिमिटेशन है कि कब कब बच्चे को लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा. बट प्रेजेंटली जो ये इस्लामिक लॉ ऑफ लेजिटिमेसी है, जुरिस्प्रूडेंस है, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी है, वो एप्लीकेबल नहीं है
नाउ प्रेजेंट लॉ ऑफ लेजिटिमेसी है टोटली डिपेंड है सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस 1872, जो कि बोलता है कि कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड वेदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इज डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन जो 112 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बोलता है कि लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड के लिए कंक्लूसिव प्रूफ होता है, वेदर मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, डिटरमाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस सेक्शन में बोला गया है कि अगर कोई पर्सन जो है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिड मैरिज में उसकी मदर से होता है तो वो उनका वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएशन में उनकी मदर से होता है तो ये वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा, उसका कंक्लूसिव प्रूफ होगा। दैट पर्सन बॉर्न विदिन 280 days आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के विदिन 280 days के भीतर उस बच्चे का जन्म होता है और मदर जो है रिमेनिंग अनमैरिड थी उस पीरियड में, तो भी उसको कंक्लूसिव प्रूफ लेजिटिमेट ऑफ चाइल्ड माना जाएगा, लेजिटिमेट वैध चाइल्ड माना जाएगा उस वैलिड मैरिज का, जब तक कि ये पूरी तरीके से प्रूफ ना हो जाए कि that the parties to the marriage had no access to each other at any time when the person could have been begotten। जब तक कि ये पूरी तरीके से प्रूफ ना हो जाए कि उनके बीच में इस दौरान किसी भी तरीके का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, तब तक ये कंक्लूसिवली अनुमान प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन मुस्लिम लॉ। एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? लेजिटिमेसी, जैसे हमने बताया कि लेजिटिमेसी अगर वैलिड मैरिज है तो उससे जो भी बच्चा जन्म होगा उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। और एक तरीका होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब इकरार के द्वारा, अगर हस्बैंड जो है वो ये इकरार कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है या एडमिट कर लेता है कि जो भी उसकी वाइफ से बच्चा हुआ है वो मेरा है, तो वहाँ पर उसकी लेजिटिमेसी फिक्स्ड हो जाएगी, उस बच्चे की लेजिटिमेसी फिक्स्ड हो जाएगी। अब लेजिटिमेसी को लेके व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्नॉलेजेस अनदर हिज लॉफुल चाइल्ड, द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द मैन। अगर कोई व्यक्ति जो है एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइडली अपनी वाइफ से हुए बच्चे को एक्नॉलेज कर देगा तो उसकी पैटर्निटी वहीं पर स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, उस बच्चे की पैटर्निटी स्टैब्लिश्ड हो जाएगी और वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। द मोहम्मदन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एडॉप्शन एज ए मोड ऑफ एफिलिएशन। मोहम्मदन लॉ जो है वो किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, नोन कॉन्सेप्ट नहीं है अंडर एडॉप्शन। बिकॉज एडॉप्शन में क्या होता है कि एडॉप्शन में आप दूसरे के बच्चे को जो गोद ले सकते हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस नहीं करता है। तो अगर आपको किसी को एफिलिएशन करना है, किसी को अपना पैटर्निटी देना है, तो वहाँ पर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। The only form of affiliation which is recognized by Mohammedan law is the one which is created by इकरार और acknowledgement। सिर्फ एक ही तरीके का acknowledgement दिया जा सकता है। acknowledgement मतलब एक ही तरीके से affiliation या गोद लिया जा सकता है, वो है acknowledgement के थ्रू। अगर husband जो है अपनी acknowledge कर लेगा कि ये मेरा बच्चा है, तभी उसकी वहाँ पर affiliation हो पाएगा, वहाँ पर filiation हो पाएगा। Where the paternity of a child, its legitimate descent from its father cannot be proved by the establishing a marriage between its parents at the time of its conception or birth, such marriage and legitimate descendant may be established by acknowledgement। जहाँ पर confusion रहेगा कि marriage between पेरेंट्स मतलब फादर और मदर के बीच के जो मैरिज है वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड वो अनसर्टेन है, तो वहाँ पर थ्रू द एक्नॉलेजमेंट ही उसको वैलिड कंसीडर करवाया जा सकता है। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी नीड नॉट बी एक्सप्रेस। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट जो है, जो फादर जो है एक्नॉलेज करेगा
वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड या एग्रीमेंट के थ्रू उसको वो एक्सप्रेस करे, ये इम्प्लाइडली भी होगा। अगर जो फादर है वो एक्सप्रेसली लोगों के सामने बच्चे को अपने खुद के बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा, ओपनली वन पर्सन हैज़ हैबिचुअली ट्रीटेड एज हिज लेजिटिमेट चाइल्ड, तो भी वो इम्प्लाइडली कंसीडर किया जाएगा कि वो फादर जो है उस सन को एक्नॉलेज कर रहा है। As observed by the Privy Council, it has been decided in several cases that there need not be proof of an express acknowledgement. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्सप्रेस एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ होना, मतलब लेजिटमेसी ऑफ ए चाइल्ड के लिए एक्सप्रेस नॉलेज ज़रूरी नहीं है, बट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मोहम्मदन एज हिज सन्स मे बी इन्फर्ड फ्रॉम हिज हैविंग ओपनली ट्रीटेड देम एज सच। वहाँ पर मैटर करता है कि वो चाइल्ड को ओपनली ट्रीट कर रहा एज हिज सन। इन केस ऑफ मोहम्मद अजमत वर्सेस लली बेगम 1881, इन केस ऑफ फजलुन्निसा वर्सेस कमरुन्निसा 1904, the Calcutta High Court has laid down that the doctrine of acknowledgement is an integral part of the Mohammedan law. उसमें बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोहम्मदन लॉ है, एंड द कंडीशन अंडर विच इट विल टेक इफेक्ट मस्ट बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस। इस केस में बोला गया कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी है या उसके जो भी कंडीशन है वो डिटरमाइन किएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस रेदर देन द एविडेंस एक्ट। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी बाय एक्नॉलेजमेंट। This is a special mode prescribed by Mohammedan law for establishing the legitimacy of a child and the marriage of its mother. यहाँ पर दो चीज़ें डिसाइड होती है, एक्नॉलेजमेंट से दो चीज़ें डिसाइड होती है। एक तो होती है लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड की लेजिटिमेसी। अगर कोई भी फादर जो है वो बच्चे को अपना एक्नॉलेज कर रहा है, एडमिट कर रहा है, तो वहाँ पर दो चीज़ इस्टेब्लिशमेंट होती है कि वो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है और उसको जितने भी इनहेरिटेंस राइट्स है, जितने भी गार्जियनशिप राइट है और मेंटेनेंस राइट्स है, सभी अवेलेबल होंगे फादर के प्रॉपर्टी में भी। और सेकंड थिंग है कि उसकी मदर से, चाइल्ड की मदर से उस हस्बैंड का जो है वो वैलिड मैरिज स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। सिंस ए मैरिज अमॉन्ग मुस्लिम्स में बी कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट एनी सेरेमनी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम मैरिजेस जो है वो बिना सेरेमनीज के होते हैं, तो मैरिज की जो एग्जिस्टेंस है वो कभी कभी क्वेश्चन एराइज होते हैं, उसको लेके मैरिज के एग्जिस्टेंस को लेके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो जहाँ पर नो डायरेक्ट प्रूफ अवेलेबल नहीं होते हैं तो इनडायरेक्ट प्रूफ में से भी उसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। इनडायरेक्ट प्रूफ ही है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड, वन ऑफ द काइंड ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। जैसे मैंने बताया कि अगर इनडायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट सेरेमनी अवेलेबल नहीं है, जैसे डेट, शादी की डेट अवेलेबल नहीं है, कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, शादी को लेकर डायरेक्ट प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो इनडायरेक्ट के थ्रू प्रूफ के द्वारा इसको वैलिड मैरिज को एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया जा सकता है थ्रू द एक्नॉलेजमेंट। अंडर सर्टेन कंडीशन इफ ए मुस्लिम एक्नॉलेज ए चाइल्ड टू बी हिज लेजिटिमेट चाइल्ड, द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन हिम, बट द डॉक्ट्रिन अप्लाइज ओनली टू केस वेयर द फैक्ट ऑफ एन एलिज्ड मैरिज इज एन अनसर्टेनिटी। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर मुस्लिम एक्नॉलेज करते हैं चाइल्ड को कि वो उसके लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, बट द डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू केस जहाँ पर जो मैरिज की अनसर्टेनिटी होती है, वहीं पर एक्नॉलेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट अप्लाइज होता है। जहाँ पर मैरिज ऑलरेडी कंक्लूसिवली पता है कि वो नहीं एग्जिस्टेंस है, तो जहाँ पर ऑलरेडी पता है कि मैरिज जो है वाइड मैरिज है, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज it cannot be availed of to legitimate a child who is known to be illegitimate. ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पर वेल नोन फैक्ट है कि दैट चाइल्ड इज इलेजिटिमेट। ठीक है,
जहाँ पर पूरी तरीके से पता है कि दैट चाइल्ड इज़ नोन एज इनलेजिटिमेट, वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी बाय एक्नॉलेजमेंट प्रोसीड एंटायरली अपॉन द एजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। डॉक्ट्रिन ऑफ जो लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी बाय एक्नॉलेजमेंट होता है, वो वहीं पर होगा जहाँ पर एजम्पशन हो, जहाँ पर अनुमान होता है कि इस बच्चे की लेजिटिमेसी होने की पॉसिबिलिटी है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिटिमेसी बाय फोर्स ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट, और उसकी लेजिटिमेसी ही एस्टैब्लिशमेंट अनुमान रहेगा कि लेजिटिमेट है, और थ्रू द एक्नॉलेजमेंट, थ्रू द एक्सेप्टेंस उसको पूरी तरीके से लेजिटिमेट किया जा सकता है। Muslim law recognize acknowledgement as a method whereby such marriage and legitimate descendant can be established as a matter of substantive law for the purpose of inheritance. मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट को एज ए मैथड वेयर बाई सच मैरिज एंड लेजिटिमेट डिसेंडेंट कैन बी इस्टेब्लिशमेंट एज ए मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ होता है कि एक व्यक्ति को कैसे गवर्न होता है। इज ए सब्सटेंटिव लॉ जो होता है इज ए सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न हाउ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर टू बिहेव। तो अगर लेजिटिमेसी और मैरिज प्रूफ हो जाएगी तो ये एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ हो जाएगा, और सब्सटेंटिव लॉ के थ्रू ही उसको इनहेरिटेंस राइट्स अराइज होंगे। मतलब वाइफ और चाइल्ड को फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इन मोहम्मद दाद Khan versus Muhammad Ismail Khan 1887, Justice Mahmood held that where marriage cannot be proved by direct evidence and no legitimacy be established, Muslim law prescribe a means where the marriage and legitimacy may be established as a matter of substantive law, that is acknowledgement of paternity. Acknowledge under Muslim law is a rule of substantive law, not a rule of evidence. It means it is not a presumption under the Evidence Act. इस केस में भी बोला गया कि acknowledgement under मुस्लिम लॉ जो है, मुस्लिम लॉ एक तरीके से रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है, ना कि रूल ऑफ एविडेंस से गवर्न होगा। इट कन्फर द स्टेटस ऑफ सनशिप एंड राइट टू सक्सीड। अगर एक्नॉलेजमेंट के थ्रू लेजिटिमेसी प्रूफ हो जाती है, लेजिटिमेसी मिल जाती है उस बच्चे को, तो वो आगे जाके उसके बीच में स्टेटस ऑफ सनशिप, मतलब एक बच्चे का स्टेटस वो होल्ड करेगा, एंड वो उसको आगे फादर की जो भी सक्सीड करने का, उत्तराधिकारी बनने का उसके पास अवेलेबल हो जाएगा राइट्स। अब आता है कंडीशंस ऑफ ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी। वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? यहाँ पर 7 कंडीशंस हैं वैलिड एक्नॉलेजमेंट्स के लिए। फर्स्ट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट शुड बी एक्सप्रेस, इट मे ऑल्सो बी इम्प्लाइड। द एक्नॉलेज में बी ऑफ सन और डॉटर, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सन का ही एक्नॉलेजमेंट होता है, डॉटर का भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, बट इट मस्ट बी बाय फादर ओनली। जो एक्नॉलेजमेंट है सिर्फ फादर के ही द्वारा, ये नहीं कि इसके एजेंट के द्वारा या किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक्नॉलेज किया गया हो। फादर खुद में एक्नॉलेज करेगा थ्रू हिज एक्ट और थ्रू हिज वर्ड्स, कैसे भी कर सकता है। द एक्नॉलेज ऑफ द चाइल्ड मस्ट नॉट बी कैजुअल। जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो कैजुअल वे में नहीं होगा। इंटेंशन टू कन्फर दैट स्टेटस, मतलब अगर फादर जो है वो सन को या डॉटर को वो स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है तभी वो होना चाहिए, इंटेंशन होगा तभी वो होना चाहिए, अदरवाइज कैजुअल वे में वो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं कर सकता है। सेकेंड कंडीशन है एज ऑफ द एक्नॉलेजर। यहाँ पर एक्नॉलेजर मतलब फादर और जो एक्नॉलेज्ड पर्सन है, मतलब जो भी सन या डॉटर है, उनके बीच का एज डिफरेंस 12.5 ईयर्स का होना चाहिए। इससे कम अगर डिफरेंस है तो वो वैलिड एक्नॉलेज अंडर मुस्लिम लॉ नहीं कहलाएगा। उनके बीच में सन और फादर का या डॉटर एंड फादर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए 12.5 ईयर्स का एज गैप होना मस्ट है। थर्ड कंडीशन है चाइल्ड ऑफ अदर्स। यहाँ पर द पर्सन एक्नॉलेज्ड, वो जो बच्चे को एक्नॉलेज किया जा रहा, मस्ट नॉट बी नोन एज ए चाइल्ड ऑफ अनदर पर्सन। ये नहीं होना चाहिए कि जिस बच्चे को वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड है, वो ऑलरेडी किसी का
नोन चाइल्ड नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी वहाँ पर उसकी लेजिटिमेसी या पैटर्निटी कहीं और एस्टैब्लिश्ड नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो पर्सन जो है वो खुद अननोन चाइल्ड को वो एक्नॉलेज कर सकता है। फोर्थ है ऑफस्प्रिंग ऑफ एडल्ट्री। अंडर मुस्लिम लॉ ऐसे किसी भी एक्ट का रिजल्ट उस बच्चे को नहीं होना चाहिए विच वुड बी पनिशेबल अंडर मुस्लिम लॉ। द पर्सन टू बी एक्नॉलेज्ड मस्ट नॉट बी ऑफस्प्रिंग ऑफ इंटरकोर्स विच वुड बी पनिशेबल अंडर मुस्लिम लॉ। ऐसे किसी एक्ट के रिजल्ट का वो बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि पनिशेबल है अंडर मुस्लिम लॉ। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री, इंसेंस एंड फॉर्निकेशन। फिफ्थ है कॉम्पिटेंसी ऑफ द एक्नॉलेजर। जो फादर है उसके अंदर वो सारी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अवेलेबल होती है। कॉम्पिटेंसी लाइक साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, तभी वो कॉम्पिटेंट होगा एज एन एक्नॉलेजर। 6 है लीगल मैरिज पॉसिबल बिटवीन पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एक्नॉलेज्ड। जो चाइल्ड हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में लीगल मैरिज इस्टेब्लिश्ड होने की पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके बीच की लीगल मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ ही ना हो। where there is no direct proof that there was no marriage between the man and mother of the child, and if there was such marriage between them, it would have been void, and that presumption of legitimacy cannot be raised by the acknowledgement, how strong such presumption may be. अगर वहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि मैरिज हुई है हस्बैंड एंड वाइफ की, और कोई इनडायरेक्ट प्रूफ भी नहीं है, डायरेक्टली प्रूफ हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ की मैरिज नहीं हुई है, और या इफ़ देयर वॉज सच मैरिज बिटवीन देन इट वुड हैव बीन वाइड। अगर मैरिज भी हुई है जो कि वाइड है तो वहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी जो है वो थ्रू द एक्नॉलेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती है, भले कितने भी प्रिजम्पशन उनका स्ट्रॉन्ग हो। इन केस ऑफ रशीद अहमद वर्सेस अनीशा खातून 1932, इस केस में रशीद अहमद और अनीशा खातून हस्बैंड वाइफ थे। रशीद अहमद ने अनीशा खातून को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके डाइवोर्स देते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं विदाउट री मैरिज का प्रोसेस फॉलो करे हुए अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में क्या है कि अगर आपका तलाक हो गया हस्बैंड वाइफ का तो फिर से री मैरिज करने के लिए वाइफ को इद्दत पीरियड स्पेंड करना पड़ता है। इद्दत पीरियड स्पेंड होने के बाद उसको किसी से शादी करनी पड़ती है, सेकेंड पर्सन से, और उससे रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट करके उससे डाइवोर्स लेके, तालाक लेके, फिर इद्दत पीरियड करके ही वो अपने एक्स हस्बैंड से शादी कर सकती है। तभी वो मैरिज जो है वो लीगल मैरिज या लीगल वैलिड मैरिज कंसीडर किया जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। वो 3 बार तलाक देने के बाद फिर से वो एज एन हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं। वो 15 साल रहने के बाद उनसे 5 बच्चे होते हैं, और उन 5 बच्चों को वो अपने लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह ट्रीट करके रहता है। बट आफ्टर उसकी डेथ के वहाँ पर इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर बोला जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पर लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी और वो इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे जो उसके बच्चे हैं वो आउट ऑफ वाइड मैरिज से एराइज हुए हैं, तो वहाँ पर उसको राइट्स नहीं मिलते हैं। इस केस में बोला गया द डॉक्ट्रिन अप्लाइज ओनली टू केस ऑफ अनसर्टेनिटी एज टू लेजिटिमेसी एंड सच केसेस एक्नॉलेजमेंट हैज़। ये डॉक्ट्रिन तब अप्लाई होती है जहाँ मैरिज की अनसर्टेनिटी होती है। बट रशीद अहमद और अनीशा खातून के बीच में वाइड मैरिज होती है, बिकॉज ये जो है वो एक्स हस्बैंड वाइफ थे, जो कि एक वैलिड मैरिज को दोबारा री मैरिज करने के लिए उन्होंने एक वैलिड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो उनके बीच की मैरिज जो है, रिलेशनशिप जो है, वो वाइड मैरिज कंसीडर किया जाएगा।
or acknowledgement has its effect, but that effect always proceed upon the assumption of lawful union between the parents of the acknowledged child. यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं थी, यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड था कि उनके बीच की मैरिज जो है वो वाइड है. 7th condition, a person acknowledged must not repudiate the acknowledgement. It is a condition that acknowledged child should verify the acknowledgement, because if the child does not verify, an impediment is created. The child descent can not established by mere acknowledgement but requires proof. यहाँ पर होता है कि जो acknowledged child होता है वो acknowledgement को repudiate ना किया हो, वो उसको त्याग ना किया हो. बट अगर जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ही छोटा है कि वहाँ पर उसकी समझ नहीं है, तो सच वेरिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. द पर्सन एक्नॉलेज इज एंटाइटल्ड टू repudiate द एक्नॉलेजमेंट इफ़ ही हैज़ अटेन द एज व्हेन ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन. इवन जो एक्नॉलेज्ड पर्सन है, अगर उस समय बहुत छोटा है, वो नहीं समझ सकता है ये पूरी चीज़ें, तो जब वो अटेन करता है मेजोरिटी, तब भी वो उसको रेपुडिएट त्याग कर सकता है. तो यहाँ पर ये है कि जो एक्नॉलेज्ड पर्सन है मस्ट नॉट रेपुडिएट द एक्नॉलेजमेंट. जो एक्नॉलेजर के द्वारा जो भी एक्नॉलेज किया गया एक्नॉलेज्ड पर्सन के लिए, वो उसके द्वारा त्याग नहीं किया जाना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए एज एन फादर उसको. लीगल इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट. इफेक्ट क्या होता है? अगर वैलिड एक्नॉलेजमेंट हो गया तो उसके लीगल इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड बाय पर्सन रेजेस प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज बिटवीन एक्नॉलेजर एंड द मदर ऑफ सच चाइल्ड. यहाँ पर अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी प्रिज्यूम हो गई, तो वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हो गई, तो वहाँ पर ये हो गया कि उस बच्चे की मदर और एक्नॉलेजर, वो एक्नॉलेजर के बीच में वैलिड मैरिज है. In the case of wife, which means the mother of acknowledged son, it has the effect of giving her the status of legal wife and hence the right of maintenance and inheritance she get. अगर acknowledgement of paternity हो गई तो उनके बीच का लीगल मैरिज हो गया. ये प्रिजम्पशन हो गया कि लीगल मैरिज था मदर और एक्नॉलेजर के बीच का, तो उसको एंटाइटलमेंट होगी. शी गेट द एंटाइटलमेंट ऑफ लीगल मैरिज, लीगल वाइफ, और जितने भी लीगल वाइफ को मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस राइट्स अवेलेबल होते हैं वो सभी पाने की वो एंटाइटलमेंट हो जाएगी. इट गिव्स द राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू सच चाइल्ड, और वो जो चाइल्ड है वो भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू सच प्रॉपर्टी ही और शी कैन गेट. फोर्थ है एक्नॉलेजमेंट वंस मेड इज इरिवोकेबल. अगर फादर के द्वारा वंस इट इज़ मेड, इट कैन नॉट बी रिवोकेबल. ठीक है, इट इज़ इरिवोकेबल, इसको रिवोकेट नहीं किया जा सकता जब तक कि एक्नॉलेज्ड पर्सन खुद रिपुडिएट न करे, तब तक इसको पीछे नहीं हटा जा सकता. रिबिटल ऑफ एक्नॉलेजमेंट. कब कब त्याग किया जा सकता है एक्नॉलेजमेंट का? The presumption of paternity by acknowledged may be rebutted on the following grounds. 4 grounds है तब acknowledgement का rebut किया जा सकता है. First is disclaimer by acknowledged person. If the person acknowledged as the son by the father subsequently rebutes or disown the act, it becomes effectless. अगर acknowledgement किया गया, फादर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट किया गया, और अगर सन के द्वारा उसको जो है सब्सिक्वेंटली डिसोन कर दिया गया, उस एक्ट को, एक्नॉलेजमेंट के एक्ट को डिसोन किया गया, तो वो इफेक्टलेस हो जाएगा. एक्नॉलेजमेंट जो है वो इफेक्टलेस हो जाएगा. सेकेंड, ऑन प्रूफ ऑफ रियल पेरेंटेज. अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो चाइल्ड है, एक्नॉलेज चाइल्ड है, उसका सन वो किसी और का सन है, तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट न्यूलिफाइड हो जाएगा, वहाँ पर शून्य हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट शून्य हो जाएगा. व्हेन मदर नॉट लॉफुल वाइफ. व्हेन इट इज़ प्रूव्ड दैट एट द टाइम व्हेन द सन वाज कंसीव्ड, जहाँ पर ये पूरी तरीके से प्रूफ हो जाता है कि जब बच्चे का ने कंसीव किया, द मदर कुड नॉट बी रिगार्डेड लॉफुली वेडेड टू द फादर. वहाँ पर अगर प्रूफ्ड हो जाएगा, कंक्लूसिवली प्रूव्ड हो जाता है कि जो मदर है, जब बच्चे का कंसीव लिया मदर के वॉम में, तब वो लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं थी फादर की, तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट बाय द फादर इज़ इनएफेक्टिव. वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भले कर दे फादर, लेकिन वो इनएफेक्टिव हो जाएगा.
इन केस ऑफ रशीद अहमद वर्सेस अनीशा खातून, जैसे मैंने आपको पहले फैक्ट्स बताया है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक 3 टाइम तलाक को प्रोनाउंस किया, बट उन्होंने वापस री मैरिज के प्रोसेस को अंडर मुस्लिम लॉ फॉलो अप नहीं किया। उसके बाद उन्होंने 15 साल एज एन हस्बैंड वाइफ रहे, उनसे 5 बच्चे हुए। बट जब 5 बच्चे हुए तो ये प्रूव्ड था कि जब वो एज एन हस्बैंड वाइफ, जब बच्चों का ने कंसीव किया, तब वो एज एन हस्बैंड वाइफ, लीगल वेडेड हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो यहाँ पर उनको जो मदर थी वो लॉफुल वाइफ नहीं थी, और वहाँ पर रिबिटल ऑफ एक्नॉलेजमेंट माना गया। द एज डिफरेंस लेस देन 12.5 ईयर्स। अगर फादर और सन या चाइल्ड के बीच में एज गैप जो है वो 12.5 साल से कम का डिफरेंस होगा, तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट बाय फादर इज अनएक्सेप्टेबल। भले उसको एक्नॉलेज कर रहा है एज एन चाइल्ड, हिज चाइल्ड, बट वहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा। सो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटेज, जिसमें था लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट।